हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। डायमेंशंस के साथ जो रिलेटेड टर्म्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। ये उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है कि हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा इसका हमें क्या है। तो नंबर एक फ़ायदा तो ये है कि डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। दिस इज एन इक्वेशन। अब हम ये इक्वेशन ठीक है या गलत है इसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहते हैं? हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशंस मालूम करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस मालूम करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस बराबर है राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस के, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होगा। सो लेट्स चेक। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास E विच इज़ एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशंस हमें पता है एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी। अब राइट हैंड साइड पे जो एम सी स्क्वेयर है इसकी हम डायमेंशंस चेक करते हैं। अगर इसकी डायमेंशन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है तो फिर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। सो लेट्स चेक। एम जो है हमारे पास मास है और मास का डायमेंशंस क्या है? एम, कैपिटल एम। और सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड की डायमेंशन हमारे पास एल टी इनवर्स और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एम और ये एल के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा तो एल स्क्वायर, और ये टी के ऊपर जो -1 है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गए -2 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस है वो हमारे पास बराबर आ गए राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। या अगर हम दूसरा इक्वेशन लेट, हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास एम वी स्क्वेयर बाय आर के बराबर है। तो इसको हम डायमेंशनली देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशंस हमें पता है एम एल टी इनवर्स 2 है। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अब राइट हैंड साइड पे जो एम वी स्क्वेयर बाय आर है इनकी डायमेंशंस हम चेक करते हैं। तो एम क्या है? एम मास है और मास की डायमेंशंस कैपिटल एम है, और वी स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन जो है ये एल टी इनवर्स है और इसके ऊपर स्क्वायर आर रेडियस है जो कि लेंथ है, और इसकी डायमेंशंस हमारे पास क्या है? एल है। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एम, और ये देखिए इसके ऊपर पूरे एल और टी इनवर्स दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 2l के ऊपर जब आ जाएगा पावर में तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल ऊपर जाके एल इनवर्स हो जाएगा। सो चलो करते हैं। सो एम, और ये आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और ये एल ऊपर जाके इसका पावर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एम, और ये देखिए एल स्क्वायर और ये -1, तो +2 -1 ये क्या आ जाएगा? एल की पावर 1 आ जाएगा। सो एम एल और टी इनवर्स 2 अपनी जगह पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो है ये राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि वो इक्वेशन हमारे पास रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका एक लिमिटेशन है। जब हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं तो
तो इसका हमारे पास एक लिमिटेशन भी आता है। लिमिटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। तो एनर्जी की अगेन हमारे पास डायमेंशंस क्या है, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स 2 है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस ये है, राइट हैंड साइड पे दिस इज मास, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम है और स्पीड की डायमेंशन एल टी इनवर्स 2 है। सो एम ये एल स्क्वेयर, दिस इज टी इनवर्स 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस जो है ये राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस के बराबर है। लेकिन अगर आप देखें क्या ये इक्वेशन फिजिकली ठीक है, न्यूमेरिकली ठीक है? नो, क्योंकि इसके साथ तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 भी आता है काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ये हाफ क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन जो है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको हम मालूम नहीं कर सकते, उसका हमें हम कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशंस हमें नहीं देती। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेशन जो है वो फिजिकली या न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने 1/2 तो नहीं लगाया साथ में। तो इसका मतलब है कि फिजिकली ये इक्वेशन ठीक नहीं है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि जो कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन में आते हैं उसका पता हम डायमेंशन से नहीं लगाते हैं। सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो ये ज़रूरी है कि एक इक्वेशन जो है वो आपके पास न्यूमेरिकली भी रॉन्ग होगा। तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट्स होते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशंस नहीं देती। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो लाजमी तौर पर वो इक्वेशन फिजिकली न्यूमेरिकली भी रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर कोई रॉन्ग इक्वेशन है और इसको हम देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, दूसरा जो एडवांटेज है वो क्या है, वो है हमारे पास deriving the possible formula or equation of a quantity। किसी भी क्वांटिटी का इक्वेशन या फॉर्मूला जो है, पॉसिबल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, जितने टाइम में एक पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें कम से कम ये पता हो कि कौन सी ऐसी पॉसिबल क्वांटिटीज़ है, कौन से ऐसे वेरिएबल्स है कि जिसके ऊपर टाइम जो है पॉसिबली डिपेंड कर सकता है। जैसे इसमें हमारे पास देखिए लेंथ है पेंडुलम का, मास है, एंगल थीटा ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि पॉसिबली जो है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है ये डिपेंड कर सकता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर। और अब लेंथ के ऊपर स्क्वायर, लेंथ के साथ स्क्वायर रिलेशन है, स्क्वायर रूट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ये भी हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक फर्जी पावर भी लगाते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A। अब ये A कोई भी पावर हो सकती है, इसकी वैल्यू 1/2, 1,
-1 ओवर टू 3 कुछ भी हो सकती हैं। इसके अलावा g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g टू द पावर b, यानी जो टाइम पीरियड है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी पॉसिबली डिपेंड कर सकता है। इसके अलावा मास है, पेंडुलम के मास के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। इसके अलावा थीटा है। अभी हमने ये नहीं कहा कि इस पे डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी ये है कि इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके जिन जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वो रह जाएंगी, जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। देखिए किस तरह से। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँ, कांस्टेंट लगाऊँ, l पावर a g पावर b m पावर c and theta पावर d, where theta is the plane angle. सो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अब डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या है, टाइम पीरियड टाइम है और टाइम की डायमेंशन t है कि अपनी जगह पे, और l की डायमेंशंस क्या है, l लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l है, पावर a, g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t इनवर्स 2 है, पावर b, और m क्या है, मास है, मास की डायमेंशंस क्या है, m है, m टू द पावर c, और थीटा जो है ये क्या है, प्लेन एंगल है टू द पावर d। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि m l नॉट m नॉट t, इस t को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्योंकि m टू द पावर 0 इज 1, l टू द पावर 0 इज 1 एंड t टू द पावर 1 इज t। सो इसको मैं इन टर्म ऑफ m l और t जो है तीनों के टर्म में मैंने लिख दिया। ये m l जो है ये वापस जो है अगर हम इसका पावर ले ले तो 1 बनाते हैं, इससे वापस ये चीज़ आती है। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू k। अब देखिए l पहले हम m लिखते हैं, m टू द पावर c, क्योंकि यहाँ पे m पहले है तो हमने पहले m लिख दिया, फिर l। देखिए ये इस यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, तो l और इसके ऊपर पावर जो है a, इस l का पावर a है और इस l का पावर b है, तो a प्लस b, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होते हैं। ठीक है। और फिर जो है हम लिखते हैं t, और t जो है t का यहाँ पे पावर -2 है और ये b के साथ मल्टीप्लाई हो गए -2 भी हो जाएगा, और थीटा जो है इज द प्लेन एंगल। और हमने पढ़ा था डायमेंशंस में कि दिस इज अ डायमेंशन लेस वेरिएबल, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो बेसिस हैं, यहाँ पे बेस m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे l है, यहाँ पे l है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, बेसिस अगर सेम हो तो पावर भी सेम होंगे। तो पावर को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, तो पावर्स को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे बेस m है, तो बेस अगर सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, तो c किस चीज़ के बराबर है, 0। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं ये आप समझे, हम जो है इन पावर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हमारे पास इन पावर्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करें तो इससे हमारे पास टाइम पीरियड का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो m टू द पावर c और यहाँ m टू द पावर 0, इसका मतलब है कि ये c जो है 0 के बराबर है। दिस इज इक्वेशन 1। फिर l है, यहाँ पे l का पावर क्या है, 0 है, यहाँ पे l का पावर a प्लस b है, तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। और t का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे t का पावर -2b है, तो इसका मतलब है कि -2b इज इक्वल टू 1, या b इज इक्वल टू -1/2, -2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया तो b इज इक्वल टू -1/2। दिस इज इक्वेशन 3। अच्छा, अब b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 में, तो इससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस और b की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू ये -1/2 इस साइड पे आके +1/2 आ जाएगा। तो देखिए c की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। b की भी हमारे पास वैल्यू आ गई और a की भी वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा किस चीज़ का,
टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का। तो मैं ये मिटाता हूँ और बाकी कैलकुलेशंस इस साइड पे करते हैं। तो देखिए ए बी सी और डी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन आ जाएगी। सो टी इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एल की पावर ए की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। फिर जी और बी की वैल्यू क्या है -1/2, और फिर एम और सी की वैल्यू क्या है 0 है, और थीटा टू द पावर 0, क्योंकि ये थीटा जो है ये तो ऑलरेडी हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर 1/2 और जी टू द पावर -1/2। सो टी इज इक्वल टू के, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं √L, और जी पावर -1/2 तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा +1/2 मीन्स √। सो इसका मतलब है टी इज इक्वल टू के √L/g। अब मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस कांस्टेंट को हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2π। सो टी इज इक्वल टू 2π √L/g, which is the equation of time period of sample pendulum। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव किया। फर्स्ट ईयर के जो बुक है केपी बोर्ड्स के जो बुक है उसमें ब्रेक फोर्स का फार्मूला जो है वो डिराइव किया है, तो उम्मीद है कि वो आप एज ए असाइनमेंट जो है करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू।